शहडोल लोकसभा उपचुनाव में कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र के रूपंद गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधा और रास्ते की मांग को लेकर आज मतदान का बहिष्कार कर दिया है। रूपंदो गांव के मतदाता क्रमांक 84 में कुल 651 मतदाता हैं, जिसमें 2.5 घंटे में केवल 22 लोग ही मतदान कर सके। बाकी सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे होकर लामबंद हो गए और मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसमें गांव के सरपंच भी शामिल हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि इनके गांव में रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों किसान अब अपने खेतों में खेती के लिए नहीं जा पा रहे हैं। ना तो उनकी बैलगाड़ी जा रही है और ना ही उनके ट्रैक्टर, जिससे उनकी किसानी चौपट हो गई है। इससे पहले ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से रास्ते की मांग की, लेकिन लगातार उन्हें आश्वासन ही मिलता रहा, और जिसके चलते उन्होंने आज मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मतदान क्रमांक 84 में चुनाव में लगे कर्मचारी प्रायः खाली बैठे नजर आ रहे हैं। मतदान का बहिष्कार क्यों किया? मतदान का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो रेलवे हमारा ये फाटक बंद कर दिया, और बोलते हैं कि अब किसी से पूछे या न पूछे, जब दूसरे जगह हर तरह की पुल बना के उसने दिया, गेट बंद किया, पुल बना के दिया है, वैसे हम चाहते हैं कि हमको भी कोई भी शासन हमसे उससे मतलब नहीं है कि हमें कोई पार्टी आए, पार्टी से मतलब नहीं, पार्टी जो भी आए माने जो भी उसको केंद्र को भेजें या शासन को भेजें, ये लिखित में भेजेंगे इनका फाटक बंद है। फाटक बंद होने से हमारी पूरी जो काश्तकारी उधर है सब पूरी बंद है। न आवागमन, न ट्रैक्टर जा सकता, न बैलगाड़ी जा सकती, कुछ जाने की समस्या वहाँ बहुत गंभीर है। हमारी खेती बाड़ी में बहुत दूर से कम 9 किलोमीटर से आगे तब जाके ट्रैक्टर उधर जाता है, जुताई करता है। आप लोग प्रशासन से मांग किए थे इस चीज? प्रशासन से भी किए हैं। अभी तो 3-4 दिन पहले तहसीलदार भी आए थे, वो भी बोले कि हम ऊपर को भेजेंगे। अब भेजे या न भेजे, जो भी हो, जैसा भी। क्या नाम है आपका? गणपत यादव। हमारे इस मोहल्ले में कम से कम 800 किसान हैं, और कम से कम इस तरफ जमीन जो है वो कम से कम 700-800 एकड़ जमीन है, और 800 किसान हैं। इनकी आवागमन के लिए इस फाटक से पूरा अवरुद्ध है। हम लोग को अगर 1 घंटे जुताई के लिए ट्रैक्टर हो तो जुताई हम लोग का खेत पड़ जाएगा, खेत में वो जुता नहीं सकता किसान, क्योंकि 1 घंटा है, इसलिए 1 घंटे के लिए कोई ट्रैक्टर जाता नहीं है। और पूरा आवागमन जितना भी पूरे किसानों का, इस मोहल्ले का किसानों का जो आवागमन है हर चीज से लेके वो पूरा अवरुद्ध है। मतलब जिसके चलते ये किसान, हमारे मोहल्ले के किसान जो हैं वो वोट डालने के लिए वो नहीं डाल पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर दीन यादव। क्या कितने मतदाता? मतदान क्रमांक 84 रूपवन 645 मतदाता हैं, जिसमें से अभी 22 मत पड़े हैं। हमारा ये 2 घंटे में 2 घंटे में 2 घंटे की हम लोगों को काउंटिंग देना पड़ती है, तो 2 घंटे में हमारे 13 मतदाता ने मतदान किया है। तो इस मतदान केंद्र में यदि लगभग करीब 700 मतदाता है, तो कुछ ऐसा सुन रहा है विरोध भी कर रहे हैं, मतदान करने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति देखिए। नहीं, विरोध का हमको पता नहीं है कि विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो मतदान केंद्र के अंदर हैं, मतदान केंद्र के बाहर क्या हो रहा है उसके हमको कोई जानकारी नहीं है। और मतदाता आ रहे हैं, इसका मतलब जो आते हैं हम उनका मतदान करवा रहे हैं। क्या सुना? जगदीश सिंह भदौरिया, मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। कटनी जिले का अतिरिक्त क्षेत्र परिवहन अधिकारी कार्यालय शुरू से चर्चा में है। लाइसेंस बनवाना हो या टैक्स जमा करना हो, परमिट लेना हो या आरटीओ से संबंधित काम इस कार्यालय में कराना हो तो बिना दलालों के नहीं होता। पर अब तो इस कार्यालय ने हद कर दी है कि भारत सरकार ने 500,000 के पुराने नोट को 24 नवंबर 2016 को लेने के आदेश दिए हैं। पर इस आरटीओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी पुरानी करेंसी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता एवं वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। अधिकारी का चेम्बर खुला है, पंखा चल रहा है, सीट से अधिकारी नदारद है। कार्यालय के हाल में लगी टेबलों से कर्मचारी नदारद। चपरासी से पूछने पर बताया गया कि कुछ कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी लगी है, अधिकारी अभी आते ही होंगे। यह हाल 18 नवंबर 16 के दिन से 12:45 से है। कार्यालय में खड़े लोग जो काम करवाने खड़े थे वो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। उन्हें भय है कि सच्चाई बोल दी तो हमारा काम अटक जाएगा। कार्यालय में वाहन मालिक संतोष सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि 2 दिन से एडवांस टैक्स जमा करने को आ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वह 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि जबलपुर आरटीओ कार्यालय में स्वीकार हो रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी नदारद हैं।
एक तरफ लोगों को बैंक से नोट मिलने की सीमा निर्धारित होने के बावजूद मिल नहीं रहे, वहीं भारत सरकार के आदेश होने के बावजूद आरटीओ कार्यालय पुरानी करेंसी नहीं ले रहा। बड़े अधिकारी उपचुनाव में व्यस्त हैं, कैसे हल होगी जनता की समस्या? आरटीओ कार्यालय में जनता को हो रही असुविधा कैसे दूर होगी? कटनी से कुछ लोगों ने एडवांस टैक्स जमा करने की कोशिश करी थी कल और परसों 2 दिन से, जो 24 तारीख तक भारत सरकार ने सभी सरकारी खजानों में जमा करने के लिए आदेश दिए हुए, परंतु कटनी में ऐसा नहीं हो रहा। जबलपुर में सरकारी विभागों में पैसा जमा हो रहा है, आरटीओ विभाग हो रहा है, पर कटनी में नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? यहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, कुछ कर्मचारी भर मौजूद हैं, उनसे कुछ पूछो तो जवाब देने को तैयार नहीं होता है। अब इससे हम लोग क्या करें? अधिकारियों द्वारा क्या बोला जाता है? अधिकारी को मिले तो बताएं, तो बातें नहीं होती। अधिकारी यहाँ कोई है ही नहीं है। कल जो हमारे आदमी आए थे पैसा लेके जमा करने के लिए आए थे, वो वापस चले गए, पैसा जमा नहीं हुआ। अब अधिकारी होता तो हम उनसे बात करते। अधिकारी यहाँ पे नदारत से चुनाव ड्यूटी में चले गए हैं, ऐसा यहाँ पे लोगों को कहना है। कल हमारे कल आदमी दिन भर यहीं पे रहे। अधिकारी मैं अभी 1 घंटा पहले से आया हूँ, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। अधिकारी बाबू लोग बता रहे हैं कि चुनाव ड्यूटी में गए हुए हैं। और 500 और 1000 का नोट क्या बोलते, मना करते तो? मना क्या करते? उनको लेने को तैयार नहीं होती। बोले हमारे पास आदेश नहीं है पैसा जमा कर ले, हम कहाँ लेके जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सिंह भट्टी, संतोष रोड कटनी। यश खरे की रिपोर्ट। महोबा में एक के बाद एक बढ़ रही हत्या के मामले में उस वक्त इजाफा हो गया जब 1 बीघा जमीन के विवाद में परिवार रिश्तेदारों ने पत्रकार पुत्र की हत्या कर दी। महोबा जनपद के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम अतरामाफ में घटित इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। दरअसल गांव निवासी बाबू सिंह एक दैनिक अखबार का पत्रकार है। बाबू सिंह का अपने परिवार के रिश्तेदारों से जमीन का विवाद चल रहा था। बाबू सिंह के खेत की 1 बीघा जमीन के टुकड़े को लेकर भोला सिंह और बाबू सिंह का विवाद था। जब बाबू सिंह का 30 वर्षीय पुत्र अमित लेखपाल की नपाई के बाद जेसीबी मशीन से मेड़बंदी कर रहा था, तभी भोला सिंह और उसका भाई तीरथ सिंह और पुत्र अनंत सिंह ने मेड़बंदी करने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते भोला सिंह ने कुल्हाड़ी से अमित पर प्राणघातक हमला कर दिया। फिर क्या था, भाई द्वारा हमला किए जाने से तीरथ और अंगद ने एक के बाद एक अमित पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने शुरू कर दिए। अमित की गर्दन पर कुल्हाड़ी पड़ते ही गर्दन पर गहरा जख्म हो गया। जेसीबी चला रहा चालक प्रत्यक्षदर्शी इमरान अपने सामने कत्ल होता देख भाग गया। घटना में हो रहे शोर शराबा सुनकर आसपास के खेत में काम कर रहे लोग मौके पर दौड़ पड़े। तब तक तीनों आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग गए थे। हमारे लड़के को मार दिया, भोला सिंह पुत्र रिसाल सिंह, तीरथ सिंह पुत्र रिसाल सिंह, अंकत सिंह, भोला सिंह पुत्र भोला सिंह। देखिए, ये जो अतरार गांव है, यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक बाबू सिंह का पक्ष और एक भोला सिंह का। तो बाबू सिंह की ये जमीन कब्जे में थी और ये जो बगल में देख रहे हैं आप जमीन, ये छकिया है, अपने इनकी थी जमीन, ये शेड्यूल कास्ट के हैं। ये अपनी ससुराल हरपालपुर चले गए करहरा, और इन्होंने अपनी जमीन भुमाई दीन को बेच दी। ये धोबी है भुमाई दीन। तो अभी कल शायद इसमें पैमाइश हुई थी, इस जमीन का चिन्हांकन हुआ था, आए थे लेखपाल वगैरह। आज ये मेड़बंदी कर रहे थे, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और भोला सिंह और उनके लड़के कीरत सिंह और अंगद सिंह वगैरह ने, बताया जाता है कि कुल्हाड़ियों से मार के हत्या कर दी है। तो मौके पे जैसे सूचना मिली पुलिस पहुंची और उन्होंने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया दौड़ाकर, और कार्रवाई की जा रही है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। थाने में 3 दिन चक्कर काटने के बाद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ। आजमगढ़ जनपद के थाना कोतवाली के मोहल्ले से एक मासूका का धर्म परिवर्तन कराकर 3 साल के दौरान प्रेमिका ने 2 बार कराया गर्भपात। तीसरी बार गर्भपात कराने से इनकार करने पर 4 दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया। मामले में पुलिस अधीक्षक कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी ने शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामले में प्रेमी सहित 2 को हिरासत में ले लिया गया है। क्या मामला है सर? हाँ, एक महिला ने अपनी दरखास्त दी है 3 साल पहले तो किसी युवक से साथ चले जाना, और अभी रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ समस्या है। दरखास्त दी, मुकदमा लिखा जा रहा, लिखकर कार्रवाई की नहीं, मुकदमा लिखकर मेडिकल कराया जाएगा। बाकी सारी कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
लेकिन सर उसका ये आरोप है कि हमारा मेडिकल क्यों नहीं कराया जाए। 3 दिन से वो दौड़ रहे थाने पर, ऐसा तो मेडिकल नहीं, कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी है। नहीं, पुलिस को सूचना मिली है और उस पर अभी तत्काल अभियोग पंजीकृत कराकर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। मऊ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद छेदापुर में एक युवती अपने प्रेमी के साथ 3 वर्ष से अपना धर्म परिवर्तन करके उसके साथ रह रही थी। प्रेमी ने उसके साथ शादी करने का भरोसा दिया था, लेकिन शादी से कन्नी काट रहा था। इस दौरान युवती का 2 बार मऊ के एक निजी घर में गर्भपात भी कराया गया। इतना ही नहीं, तीसरी बार 15 नवंबर 2016 को 10 बजे रात्रि में उसे प्रेमी ने बहाने बनाकर फिर उसका गर्भपात कराने के लिए उसी स्थान पर ले गया, लेकिन युवती द्वारा प्रबल विरोध करने पर प्रेमी समेत 4 दोस्तों ने उसको जमकर पीटा और जबरन गर्भपात करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुए। अंततः कथाकथित शक के घर में ही युवती के साथ प्रेमी और चिकित्सक समेत 4 लोगों ने गैंगरेप किया। बेहोशी की हालत में जिस किराए के मकान में रहती थी, यहाँ उसकी हालत गंभीर बनी रही। युवती अपने को ठगा सा महसूस करते हुए 16 नवंबर को थाना कोतवाली पहुंची और आप बीती पुलिस कर्मियों को सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अंततः दीवानी कचहरी के अधिवक्ता ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए थाने पहुंचे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने चुप्पी साध ली। नतीजा यह रहा कि पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद प्रेमी समेत 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई, जबकि क्षेत्र अधिकारी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। चलो मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब है, तुमको वहाँ मिलवाने के लिए ले चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, रिश्तेदार की बात है तो चलते हैं। फिर रात को उसने मुझे बताया नहीं कि वो कहाँ लेके जा रहा है। फिर मुझे वहाँ पे उस डॉक्टर के वहाँ लेकर के गया, तो वहाँ पे पहले से 2 लोग और मौजूद थे डॉक्टर के अलावा भी, जिसमें से मैं एक को जानती नहीं थी और एक को जानती थी। और वो डॉक्टर 2 बार पहले भी मेरे साथ एबॉर्शन करवा चुका था मेरा। तो फिर उन सब ने कहा कि तुम एबॉर्शन के लिए दवा डालने लगे। जब दवा डाले मैंने मना किया तो उन लोगों ने मुझे बहुत धमकी दी और मारा पीटा भी। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इसकी मतलब बहुत बुरी बुरी गाली दी। गाली देने के बाद कहा कि आज इसको हम लोग के हवाले कर दो, इसका जम करके रेप किया जाएगा, उसके बाद इसको बताते हैं इसके शादी का बुखार उतर जाएगा। फिर उन 4 ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद फिर मुझे वहीं पे रात भर रखे रहे। जब 7 बजा तो आदिल मुझे वहीं जहाँ पे किराए के मकान में रखा है धीरे से ला करके छोड़ दिया। मैं भी इस हालत में नहीं थी कि किसी से कुछ कह सकूं। फिर मैं धीरे से अपने कमरे में गई, वहाँ से फिर उठी तो मैं बहुत जगह गई, तो सब लोगों ने कहा कि वकील के पास जाइए। तो फिर मैं यहाँ वकील के पास आई। फिर वकील सर मुझे एसपी सर के वहाँ ले गए। एसपी सर के वहाँ से ऑर्डर हुआ कि वो लोग मतलब तुरंत FIR करके मेरा मेडिकल कराया जाए। लेकिन जब मैं वहाँ से यहाँ आई थाने में तो इन लोगों ने मुझे 3 बजे तक बिठाए रखा। फिर बोला शाम को आइए। फिर जब मैं शाम को गई, जब मैं कोतवाल सर से बात की तो उनका डायरेक्ट कहना था 3 साल से कहा थी तुम, 3 साल पहले तुमको नहीं आना था। तो मैंने उनसे कहा भी कि सर 3 साल पहले का मैटर नहीं है, मेरे साथ 15 तारीख को जो हुआ मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। फिर उन्होंने फोन काट दिया। फिर मैं SP सर के वापस गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ के एक अधिकारी ने कहा कि आपका मैटर जा चुका है। फिर जब मैं थाने में आई तो भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल मुझे उस दिन से लेकर अभी तक ऐसे ही टाले चले जा रहे हैं, जबकि वहाँ से ऑर्डर किया गया है कि तुरंत इसका मेडिकल कराया जाए। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कल से उन लोगों ने उसको लाया भी है। 2 दिन से एकदम ठाट बाट की तरह उसको बिठा करके रखा गया है। आज मैं गई तो वो मुझे देख करके हंस रहा था। उन लोगों के सामने वो ऐसे मुझे अंगूठा दिखा रहा था। तो इसका क्या मतलब है? पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, लेकर के बैठे हुए हैं लोग, तो उसको इतनी ऐसो आराम दे रहे हैं वहाँ पे, वरना कोई मुस्लिम ऐसे करता। आपको 3 साल पहले किसने लाया था मऊ और कैसे धर्म परिवर्तन करा के लाया था? मुझे आदिल लेकर के आए थे। और उन्होंने ही मुझसे कहा कि धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मुझसे तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं, जब आपके लिए आ गए सब कुछ छोड़ करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है। तो मैंने उनके साथ धर्म परिवर्तन, वैसे मुझे उन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जैसे जैसे कहा मैं वैसे वैसे करती गई। फिर उसके बाद कुछ दिन धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ आपका? वैसे ही उसी रूम में, पता नहीं किसको किसको बुलाए थे, मैं ये सब नहीं जानती। वो उन्हीं के दोस्त के आए था, तो इतना सब कुछ मुझे नहीं पता था उसके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मुझसे शादी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले रहे हैं।
मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद रोज मुझे झांसा देते। आप किस जात की हो? मैं धोबी हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम? रीना चौधरी। उम्र कितना होगी? 21 या 22 किस जनपद की रहने वाली है? आजमगढ़। हैं। यहाँ पर कितने समय से हैं? 3 साल से वो मुझे ला करके यहाँ वहाँ रख करके चला गया सऊदी। फिर वहाँ से आया 2 महीने से वो मैं 19 तारीख को आया, 19/9 को। फिर वो मुझे यही औरंगाबाद में किराए के मकान में रखा। तो मैंने उससे बहुत दबाव डाला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कर लो। बोला तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पुलिस वाले मेरी जेब में रहते हैं, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। बेटा ये बताओ, गर्भपात जो है कहाँ कराया गया? वो एक जो डॉक्टर है उन्हीं के घर में। किस जिले में कराया गया? यही मऊ में। वो एक मंदिर पड़ता है खूब बड़ा सा, उसी रास्ते से अंदर जाना रहता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं गोपाल निसार। क्या मामला है सर पूरा? 10 बजे 15 तारीख को 10 बजे रात में उनके साथ एक घटना घटी है। हमारे सीनियर साहब के वहाँ थी, अपनी कहानी बताई तो उन्होंने दरखास्त तैयार की, कहा कि एसपी साहब के वहाँ चले जाइए, वहाँ ले जाइए, इनको न्याय मिल जाएगा। एसपी साहब के वहाँ लेकर गया तो एसपी साहब ने ऑर्डर किया FIR के लिए और मेडिकल। और एसपी साहब ने कहा कि अभी कोतवाली चले जाइए, FIR होगा वहीं से कंडक्ट करता है। जब कोतवाली गए तो साई साहब थे, साई साहब का एक ऐसा नहीं कि थोड़ा समय लगेगा, बैठिए, इधर उधर की बात होती रही, उसमें संबंधित में बात होती रही। लगभग 2:30-3 बज गया। उसके बाद मैंने कहा कि FIR अब समय लगेगा नोट करने में, कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, शाम में हो जाएगा, आप कल ले लीजिएगा FIR। कल उसके बाद फिर ये गई तो मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद फिर एडिशनल एसपी साहब के वहाँ गए हम लोग। वहाँ जब गए तो फिर एसपी साहब नहीं मिले, एडिशनल साहब मिले, उन्होंने भी कहा कि जाइए कोतवाली, आपका FIR अभी होगा। कल भी गए तो वही आप 1 घंटा 2 घंटा करके शाम हो गई। फिर उसके बाद आज के लिए कहा गया, हो गया तो कोई मिला ही नहीं। साई साहब मिले ना, कोतवाल साहब मिले, भाजपा की कोई रैली है यार, धर्म परिवर्तन लेकर के परिवर्तन रैली, उसी में सब लोग व्यस्त थे, किसी से मुलाकात नहीं। क्यों FIR नहीं हो रही है? पुलिस क्या लापरवाही कर रही है? अब सर मैं क्या बताऊं, अब ना होने की वजह तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आनाकानी की जा रही है, कहीं ना कहीं से वो प्रभावित हैं। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। सरकार पैसा निकलवाने के लिए भले ही लंबे लंबे वादे करे और नई गाइडलाइन जारी करे, लेकिन पैसा निकालने के लिए लाइन में लगी जनता की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पैसे के लिए बेहाल जनता की मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा। इसी कड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक का बेटा मोहम्मद रफीक ने बताया कि कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। पूरा मामला थाना कोतवाली स्थित चांदपुरा निवासी न्यास पुत्र मुनीर 55 वर्ष पिछले कई दिनों तक लाइन में सुबह पैसे निकालने के लिए यूनियन बैंक पर खड़े थे, लेकिन रुपए नहीं मिले और उनकी तबीयत भी खराब हो गई और घर वापस आ गए, जिससे दवा लेने के पश्चात दिन प्रतिदिन हालात गंभीर होती गई, जिससे आज उनकी मौत हो गई। मोहम्मद आबिद हुआ है कि 10 तारीख को यूनियन में गए थे। कौन गया? मेरे अब्बू वो गए थे पैसा निकालने चेंज करने के लिए। तो क्या हुआ? ठीक है, 10 तारीख को जुमा भी इसके पहले गए थे। उसके बाद गए, उसके बाद 5-6 घंटा लगे, उसमें में कुछ धक्का मुक्की सीने पर दर्द हुई, दवा कर चल रही थी। फिर उसके बाद ठीक हुए, उसके बाद फिर दवा, फिर उसके बाद बहुत तेज़ दर्द हो गई। तो कल मैं गया था दवा वाले ने, बाद दवा वाली है कि शुगर में थोड़ा ठीक हुई, फिर आज सुबह में जा रहे थे बैंक, तो दर्द तो ठीक, बस उसी में पैसा निकालने के उसी में। कितने दिन से दौड़ रहे थे पैसे? अरे 10 तारीख के दौड़ रहे थे पैसे के लिए। आज कुछ ज़्यादा दिक्कत थी तो यूनियन बैंक में। कहाँ पे? ये यहाँ पे बाटा के ऊपर जो है ना यूनियन बैंक। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। 2017 के भावी चुनाव की रणनीति को लेकर भाजपा ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसका पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए मऊ आगमन हुआ। भाजपाइयों ने जबरदस्त स्वागत भी किया। 2017 के चुनाव के विरोधियों को ललकारा। वहीं राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल को नोटबंद पे गुस्सा आता है, 2G घोटाले पे गुस्सा नहीं आता, स्पेक्ट्रम घोटाले पर गुस्सा नहीं आता, धारा 370 पर गुस्सा नहीं आता, कश्मीर बंटवारे पर गुस्सा नहीं आता। राहुल जैसे खिलौने के लिए बच्चा गुस्सा करता है, वैसे ही इस देश में हो रहे परिवर्तन पर रो रहे हैं। वहीं सपा सरकार पर कहा कि गुंडा राज, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं की सरकार पर हाई कोर्ट के आदेश पर जांच बैठी है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार जब आएगी तो मुलायम और मायावती को जेल भेजेगी। फिर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हमारे 5वीं बार चुने गए सांसद माननीय पंकज चौधरी के
महाराजगंज में 29 नवंबर को फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। 3 दिसंबर को आदरणीय सुषमा स्वराज जी, भारत की विदेश मंत्री, सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, वहां एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आज हम सब आपके बीच आए हैं। मेरा एक सवाल, 1967 में जनसंघ का दीपक जला था, लल्लू बाबू विधायक बने थे। 1977 में जनता पार्टी का कंधे पर हर लिए किसान जनसंघ के नेता रहे, स्वर्गीय प्रोफेसर रामजी सिंह जीते थे। उसके बाद से हम मऊ नहीं जीत पाए, हमारा कमल नहीं खिला। जो मऊ अलगू राय शास्त्री के नाम पर, झारखंड राय के नाम पर, विकास के नाम पर, कल्पना राय के नाम पर, हल्दी घाटी के रचयिता रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था के रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे की धरती के नाम से मैं 7 में पढ़ता था। गोरखपुर के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुना था, और 3 बार बोले, ये तुंग हिमालय किसका है, ये तुंग हिमालय किसका है, ये तुंग हिमालय किसका है। फिर वो बोले थे, जिसकी बाजू में दम हो उसका है। उनके नाम पर मऊ जाना जाता था। आज मऊ की पहचान क्या हो गई? उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी मऊ के माथे पर कलंक बन गया। मैं मऊ के कार्यकर्ताओं से, मैं मऊ के नागरिकों से कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाई छू रहा, भारत विश्व गुरु बन रहा। उत्तर प्रदेश को लगता है हम आज़ादी से लेकर के अभी तक का जो मोदी जी ने कदम उठाया है, मेरा भारत फिर से सोने का चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। इस परिवर्तन यात्रा से लोगों को क्या संदेश देंगे? जगह जगह अपने सभाएं कर रहे हैं। जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इराक और सीरिया से भी बदतर हो गई है। मेरा उत्तर प्रदेश जो राम भगवान कृष्ण और भगवान राम का प्रदेश था, वो दंगाइयों का प्रदेश बन गया है। गुंडाराज यहाँ पर हो गया है, भू माफियाओं के कब्जे चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार चरम पर है। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच हो रही है, खनन माफिया मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, और इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए यह परिवर्तन यात्रा निकली है। मोदी जी ने जो विकास का रथ चलाया है, देश के साथ उत्तर प्रदेश भी चले, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, और मेरी परिवर्तन यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, हम सब की परिवर्तन यात्रा यह विजय यात्रा में बदलने जा रही है। रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर करके फिर अंदर लाए गए। परिवार में इस तरीके के उनके बहुत सारे नाटक चलते रहते हैं। जनता सब कुछ जान गई है, अच्छे से पहचान गई है। 2017 में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। वाराणसी में रोज की अपेक्षा आज बैंकों में कम भीड़ देखी गई। वहीं डाकघरों में भी कामकाज, लेन देन ठीक ठाक चल रहा। आज ज्यादातर बुजुर्ग भी बैंक में दिखाई पड़े। जुगाड़ू व्यक्ति किसी न किसी तरह से लेन देन कर ही लेते थे। एसबीआई के 74 एटीएम में पैसा लोड कर दिया गया है। दिन भर रिकवरी वाहन एटीएम में तोड़ते नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ लगातार एटीएम में मौजूद रही, फिर भी आम जनता को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाराणसी के मुख्य शाखा स्टेट बैंक में बुजुर्गों की लाइन अलग दिखी। वाराणसी के मुख्य डाकघर में लोगों को सहूलियत के साथ रुपए दिए और यहाँ पर कुछ नए खाते धारकों की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ी। पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर किसी को लेन देन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
सब मिलकर देखा जाए तो रोज की अपेक्षा आज लोगों को काफी राहत मिली है। हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं जो है अन्य जगहों से बहुत अच्छी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कर्तव्य निष्ठा और फुल डिवोशन के साथ लगे हुए हैं। सर एक चीज़ और हमको बता दें, ये नए खाते खुल रहे हैं आपके पास? हमारे पास नए खाते के लिए हमने 2 काउंटर लगा के रखे हैं, परंतु पब्लिक से बहुत आग्रह करने के बाद कोई भी नया काउंटर खोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी केवल कैश को एक्सचेंज करना चाहते हैं, जबकि मैंने 2 काउंटर खुलवा के रखा है। नए खाते भी खुल रहे हैं? हाँ, नए खाते खोले जा रहे हैं। जो विलिंगनेस है वो आ रहे हैं और उससे जाकर के मैं खुद भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो खाता खोलने के बाद आप इसमें और भी अपनी पुरानी करेंसी को ला करके जमा कर सकते हैं। मीडिया काउंटर पे केवल आपको 4,500 रुपये ही मिलेंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। क्या कहते हैं लोग, और ज़्यादा चाहिए? उनको ये कहना है कि हमको खाता नहीं खोलना है, हमको केवल पैसा लेना है। अब इतनी बड़ी पब्लिक की भीड़ में जहाँ पर 6,000 7,000 व्यक्ति हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल एक दूसरे के हल्ला मचाना करना चाहिए। यही पब्लिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग? पब्लिक का डिस्टर्बेंस है कि उसमें अच्छे और बुरे भी रहते हैं। जो सभ्य लोग हैं वो तो अपनी शांति का परिचय देकर के लाइन में खड़े हुए हैं, परंतु कुछ लड़के जो आप उनको अशिक्षित बोल सकते हैं या सोशल एलिमेंट्स अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो केवल हल्ला मचाना। 1 और 4 शेर ऐसे रहते हैं जिनकी व्यवस्था के लिए मैंने पुलिस बंदोबस्त कर दिया। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी चेतनगंज थाना अंतर्गत पीतरकुंड इलाके में आज एक बार पुनः जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस घटना में वहां कूड़ा गिराने पहुंचे नगर निगम का सफाई कर्मी बुरी तरह घायल हो गया। विस्फोट की आवाज आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, डीएम सिटी, आईपीएस अनुराग आर्य समेत बम निरोधक दस्ता पहुंचा। जनता की मांग पर यहां घंटों तलाशी अभियान चला। विस्फोट स्थल के समीप एक मकान समेत कई स्थानों में विस्फोटक बरामद। यह वही जगह है जहां दिवाली से पहले एक मकान में विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इसी मकान के समीप एक कूड़ा घर में रखा विस्फोटक पदार्थ उस समय फट गया जब नगर निगम का एक सफाई कर्मी कूड़ा गिराने कूड़ा घर में पहुंचा। उसी वक्त यहां विस्फोटक फटा और वह घायल हो गया। क्षेत्रीय लोगों की मदद से उसे कपिल चौराहा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीतापुर इलाके के लोगों ने पूछताछ में बताया कि एक बम था जिसकी आवाज आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। बम है, हम लोग घर में खाना बना रहे थे, इतना धमाक से हुआ कि पूरा जिसे लगे कि घर के अंदर पूरा गर्दा घुस गया। हम लोग भागे नीचे गैस बंद करके, खाना बनाओ तो बच्चन की स्कूल जाए के रहा। लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह बम नहीं, एक फटाका था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर छानबीन कर रही है। एक ठेला कूड़ा जैसे ही हमने भरा, वहाँ से भर कर कूड़ा घर पे गए और जो ही ठेला रखा अपने कूड़ा वाली गाड़ी, और उसी तरह खूब बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, जिसके कारण मैं उछल कर गिर गया। गिरने के बाद खूब धुआं हो गया और वहाँ से जो है कि मैं किसी तरह गिरते फांदते कूड़ा करके बाहर आया। बाहर आने के बाद काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई, इसी कारण मुझे चोट लग गया। दोनों पैर है मेरा। मेरे एक सहयोगी खास मित्र हैं राकेश जी, उनके द्वारा मैं कबीर चौर अस्पताल पर पहुँचा। उन्होंने ही मुझे लेकर यहाँ पर आए, जो कि सारे मतलब कि नगर निगम के अधिकारी साहब आए थे, विधायक सर आए थे, काफ़ी लोग आए थे, नेता लोग हालचाल लेने के लिए। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। जहां आम जनता 500 व 1000 नोटबंदी के बाद 8 नवंबर के बाद लाइन में लगकर नोट बदल रहे हैं, वहीं पर शातिर चोर बैंक पर हाथ साफ कर रहे हैं। अब बड़े नोट पर हाथ लगाने से चोर भी परहेज कर रहे हैं। स्टेट बैंक पीजी कॉलेज शाखा में शुक्रवार की रात चोरों ने स्ट्रगल रूम का ताला तोड़ अंदर घुसे, लेकिन सेफ पर हाथ नहीं लगाया, जबकि उसमें 1000 तथा 500 के नोट के करीब 10 लाख के बंडल थे, बल्कि एक और बोरे में भरे सिक्के उठा ले गए। उसमें 10, 5 रुपए, 1 रुपए के कुल 1,06,000 रुपए के सिक्के थे। उसके पहले एटीएम गार्ड के रूम को बाहर से बंद कर दिया गया। घटना की जानकारी सुबह 5:30 पर तब हुई जब एटीएम के गार्ड राम आशीष यादव की नींद टूटी। वह पड़ोस में रहने वाले चिकित्सक परिवार को फोन किया
उसके बाद उसका दरवाजा बाहर से खोला गया। सूचना मिलने के बाद बैंक शाखा प्रबंधक माखन लाल जायसवाल सहित उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। कुछ देर बाद एसपी अरविंद सेन, सीओ सिटी देवराज सिंह ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। एसपी ने बताया कि बैंक शाखा में चोरों के घुसने के कई घंटों पहले शाम 4 बजे मुख्य शाखा से वहां सिक्के मंगाए गए थे। बैंक के चैनल के ताले संबल से तोड़े गए हैं। हम जो है जब देखे तो ताला टूटा हुआ था और उसके बाद सूचना दिए मैनेजर साहब आए। उसके बाद जो है कि इन्फॉर्म किए तो वो सब आए थे, फिर अंदर जाकर कितने की चोरी हुई होगी बैंक में, कुछ आपको अनुमान है? मैनेजर साहब बता रहे थे 1 लाख कुछ रुपये बता रहे थे। क्या सिक्का ले गए हैं या नोट ले गए? सिक्का ले गए हैं। अच्छा, और पुलिस यहाँ आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। अच्छा, तो इसके मतलब बावजूद जो है अभी बैंक खुला नहीं है? नहीं, बैंक खुला है। बोल रहे थे कि चलेगा बैंक। अभी गए हैं, यहाँ से अभी गए हैं, अब आने ही वाले हैं 10 बजे से बैंक है। अच्छा, ठीक। भाई ये सर इसके क्या मतलब है ये सर? रात को इसमें ताला वगैरह काट के कल यहाँ पे कुछ सिक्के आए थे 10-10 के, वो सिक्के अलमारी में रखे थे, वही अलमारी तोड़ के उसमें से निकाले गए थे। तो उसी संबंध में हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सर ये लोकल है या कुछ बाहरी, क्या कुछ इनका सुराग सर? घटना वर्कआउट होने के बाद पता चलेगा तो इसमें शामिल। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था संग्राम विकास इंडिया के कार्यकर्ताओं ने ITI मैदान के सामने बजबजाते नाले में खड़े होकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के सद्बुद्धि की कामना की। नाले में 200 मीटर की दूरी पर ही वह सभा स्थल है जहां प्रधानमंत्री ने 14 नवंबर को एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। अब इस मैदान में 23 को मुलायम सिंह यादव की भी रैली होनी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण दुबे के साथ साथ जलमल युक्त जहरीले पानी में खड़े होकर किए गए सत्याग्रह में मोहल्ले वालों ने जहां साथ दी, वहीं आते जाते लोगों ने भी प्रदेश व केंद्र की सरकार के साथ गाजीपुर के जिला प्रशासन तथा नगर पालिका को जमकर कोसा। वो कभी आज तक नहीं आया। एकदम छोटे में बोलिएगा, छोटा में बोलिए। हाँ सर, ये आज नाले में किस तरह का विरोध होगा? हम रुद्रेश कुमार निगम आज नाले में खड़ा होने का विषय है कि हमारे जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 का जो प्रदत्त किया गया है, आज हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके वजह से आज यहाँ पे जो नाली बनी हुई है और यह नाली धीरे धीरे नाले का रूप धारण करती जा रही है और यह सिद्ध हो रहा है कि अगर इस बाई चांस कभी कोई भगदड़ मच जाती है तो इसमें जो है कि हजारों जाने जा सकती हैं। कहने को तो हमारे जिले के जो है डीएम है, प्रदेश के सीएम है और देश के पीएम है, लेकिन वर्तमान में वही शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आए दिन RTI के मंच से अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि अपना वक्तव्य रखा था। 23 तारीख को, आने वाले 23 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य रखेंगे और जिले का डीएम जो है कि बार बार दौरा कर रहा है, वह देख रहा है कि RTI मंच के सामने जो नाला रूप जो धारण किए हुए है, अगर किसी कारण में भगदड़ मच जाती है तो यहाँ पे सैकड़ों जाने जा सकती हैं, जो हमारे अनुच्छेद 21 का जो है कि उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोगों ने आज नाले में खड़ा होकर के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि जनपद गाजीपुर के लोगों का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। 23 तारीख से पहले जो है कि इस नाले का निर्माण करके इसे ढक करके सुरक्षित बनाया जाए, ताकि आने वाली जो यहाँ पे जनता है उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया है। अगर नहीं बन पाया तो हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, इस धार को और तेज करेंगे। पत्रों के जरिए हम लोगों ने अभी तक मेल के जरिए जो है डीएम को, सीएम को, पीएम को सबको लिख करके हम लोगों ने अवगत कराने का कार्य किया है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग जो है कि इसकी संख्या को आगे बढ़ाते हुए और इसकी संख्या आगे बढ़ा देंगे और इसी में धरना देने का कार्य करेंगे। और नहीं फिर भी शासन प्रशासन के लोग संभले, इसी में बैठ करके हम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन देंगे, शासन को बेबस कर देंगे कि इस नाली को बनाया जाए और यहाँ जो लोग रह रहे हैं जिनकी जिंदगियां बहुमूल्य है उनको बचाने का कार्य जो है कि किया जाए। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।